प्रिय छात्रों, तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के विविध रूपों के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, भाषा कहाँ से पैदा हुआ है, भाषा जो है कैसी बनी है, भाषा के रूप क्या हैं आदि के बारे में, और विविध विद्वानों से भाषा के बारे में कौन सी व्याख्या दी गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। किस भाषा से आया है ये? संस्कृत भाषा से। देखिए उसमें कौन से शब्द से, कौन से धातु से आया है ये? भाषा या भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार इसको अगर हम सामान्य अर्थों में देखेंगे तो अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को जिस रूप से हम प्रकट करते हैं उसे भाषा ही कहते हैं। तो इस तरह हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को क्या करते हैं, लेते हैं और देते हैं, फिर उनसे हम लेते हैं, फिर उनको देते हैं, मतलब आदान प्रदान करना। हम अपने विचारों को या भावनाओं को अनेक बार कई संकेतों के द्वारा भी हम प्रकट करते हैं, जैसे संकेत हो गए, इशारा हो गए, हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हम दैहिक भाषा भी बोलते हैं उसे। तो इस तरह हम क्या है, भाषा का प्रयोग करते हैं। गूंगा जो होता है, जिसको बात नहीं आती है, वो भी क्या करता है, अपनी ही एक अंदाज में, अपनी एक भाषा में वो भी अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। इस तरह चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, हर एक के लिए अपनी एक भाषा होती है। उन भाषाओं के माध्यम से वह क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार अनेक अर्थों में देखने के बाद में अगर हम देखना चाहेंगे कि बाबू राम सक्सेना जी अनुसार भाषा क्या है, तो वो कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों को, अनुभवों को, संदर्भों को व्यक्त करता है। देखिए इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उन सभी की समष्टि को हम भाषा कहते हैं। देखिए मंगल देवी शास्त्री के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारण के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, शरीर के अन्य अवयवों के माध्यम से वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा उच्चारण के अवयवों से, देखिए उच्चरित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास की व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सरल व्याख्या के माध्यम से वो समझाते हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों व्यवहार होता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के माध्यम से अगर भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर व्याख्या देखने के लिए मिलती है। इस तरह इन सभी परिभाषाओं को, इन सभी व्याख्याओं को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको यही समझ में आता है, मानवीय कार्यों को समझने में सहायता देना भाषा मानव के सुख में, दुख में निकली हुई उसकी सार्थक ध्वनियों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता है, अपने उच्चारण के माध्यम से, अवयवों के माध्यम से, शारीरिक भाषा के माध्यम से, विविध संकेतों, हाव भाव के माध्यम से, ध्वनि उच्चारण के माध्यम से अगर वह अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो अगर भाषा की प्रकृति के बारे में देखेंगे तो भाषा के गुण, धर्म, स्वभाव उसकी प्रकृति कहा जाता है।
हर एक भाषा की अपनी एक प्रकृति और स्वभाव होता है। उसके आंतरिक गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। जैसे उसमें गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इस तरह भाषा जो है हमको पूर्वजों द्वारा मिली हुई एक संपत्ति है। यह सामाजिक गुण है। भाषा को हम जन्म लेने के हिसाब से नहीं पाते हैं, यहाँ पर आने आने के बाद हमको उसको अर्जित करना होता है। तो इस तरह भाषा जो है देश काल के अनुसार, समय के अनुसार, वर्तमान के अनुसार, युग के अनुसार यह क्या है, बदलता रहता है। अगर हम इसी तरह देखेंगे तो कुल मिलाकर संसार में 3500 से 800 तक हमको विविध मुख्य रूप से भाषाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाषा की व्याख्या सब यही कहता है कि हम अपने विचारों को अगर आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा हो जाती है। तो भाषाओं के बहुत सारे रूप हैं यहाँ पर प्रचलित हैं। उन सभी रूपों पर थोड़ा हम झलक डाल देते हैं। देखें, भाषा का पहला रूप है मूल भाषा। मूल भाषा का मीन्स जहाँ से यह भाषा पैदा हुई, पहली पहली बार यह भाषा निकली, उसे हम मूल भाषा कहते हैं। तो भारत की मूल भाषा यहाँ पर संस्कृत मानी जाती है और संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाओं का जन्म यहाँ पर हुआ है। ओके। और यह अगर उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो मूल भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। और संस्कृत से ही हिंदी भाषा, द्राविड़ भाषा, आर्यन भाषाओं का यहाँ पर स्थान मिला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति बोली। देखिए, व्यक्ति बोली का मतलब यह हो जाता है कि व्यक्ति की भाषा, वह एक व्यक्ति की भाषा हो जाती है, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य हर क्षण बदलते रहने के साथ उसकी बोली भी परिवर्तनशील है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी व्यक्ति की बोली क्या हो जाती है, बदलती रहती है। तो यहाँ पर व्यक्ति का बोली हो जाता है व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा मतलब कोई वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति बोली हो जाती है। देखिए, उपबोली या स्थानीय बोली, अर्थ ही यहाँ पर बताता है उपबोली या स्थानीय बोली। स्थानीय बोली मीन्स लोकल भाषा। देखिए, लोकल भाषा और उसमें उपबोली। देखिए, इस तरह बोलियाँ क्या है, एक भाषा की अनेक उपबोलियाँ भी होती हैं। जैसे अंग्रेजी में इसका हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है, सब डायलेक्ट भी होता है। जिस तरह अंग्रेजी में निकट अर्थ में एक फ्रांसीसी शब्द पैंटवा भी होता है, तो इस तरह यहाँ पर क्या होती है, एक भाषा होती है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की अनेक उपबोली होती हैं। जैसे ब्रज भाषा हो गई, बिहारी भाषा हो गई, ये अनेक क्या है, भाषा उपबोली होती है। जैसे हमारे कन्नड़ भाषा है, तो कन्नड़ भाषा में भी अनेक उपबोलियाँ भाषा भी बोली जाती हैं। देखें, बोली बाद में चौथे नंबर पर क्या है, बोली। बोली शब्द का मीन्स होता है डायलेक्ट, आप सभी ने जाना है। देखिए, विज्ञान की दृष्टि से इसमें उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी इसे हम कहते हैं। उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी इसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे विभाषा। विभाषा, जब कोई बोली किन्हीं कारणों से धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेती है, भौगोलिक विस्तार अथवा उच्च साहित्यिक रचनाओं में आधार पर समग्र प्रांत या उपप्रांत में बोली जाती है या प्रचलित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाषा। मतलब एक भाषा के रूप में दूसरा विभाषा, इसको मतलब कोई भी धार्मिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से प्रख्यात भाषा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाषा। जैसे हिंदी भाषा में विभाषा किसे माना जाता है, अवधी, मैथिली, बंगला, ओडिया, पंजाबी, ये क्या हैं, विभाषाएं हैं। देखिए, अन्य 6 पॉइंट क्या है, मानक या परिनिष्ठित भाषा। देखिए, इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा मतलब टकसाली, टंकित भाषा। टंकित भाषा मतलब टाइपिंग भाषा, मतलब जो भाषाएं पत्र व्यवहार में, लेटर में, किताबों में, साहित्य में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है 7वां पॉइंट, साहित्यिक भाषा। देखिए, जिसका प्रयोग साहित्य में होता है। साहित्य मीन्स सब कुछ हो गया, गद्य, पद्य और चंपू, मतलब सभी गद्य में, मतलब सभी पद्य में, सभी चंपू में, मतलब साहित्य सब हो गया। उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, किसी भी रूप में अगर साहित्य में वह प्रयोग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साहित्यिक भाषा। जैसे कर्नाटक की साहित्यिक भाषा कौन सी है, कन्नड़ है। हिंदी हमारी क्या है,
राष्ट्रभाषा साहित्यिक भाषा है, तो इस तरह वहाँ पर साहित्यिक भाषा, जो भी किताब में प्रिंट भाषा होती है उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्य के लिए जो प्रयोग होती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सरकारी भाषा हो जाती है। मतलब सरकार क्या करती है, इसे एक सरकार के बीच में, या एक राज्य से एक राज्य के बीच में, या अपने राज्य में ही से क्या करती है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे प्रयोग करती है। जैसे हमारे कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ भाषा भी है, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी है, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ संपर्क साधने के लिए हमको क्या चाहिए, अंग्रेजी भाषा चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र भर में सब लोगों के द्वारा मिनिमम 90-80% लोगों के द्वारा बोली समझी जाती हो और जीवन चलाने में काम आती हो, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी को पूरे राष्ट्र भर में हर कहीं बोली जाती है, समझी जाती है, समझ में आ जाती है, तो इसे उसे राष्ट्रभाषा। लेकिन नेक्स्ट देखिए 10वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मीन्स जो हमारे राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क साधने के लिए क्या कोई भाषा की ज़रूरत होती है, तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो जिसमें हम अपने विचारों को अन्य दूसरे देशों, विदेशों के द्वारा, विदेशों में प्रयोग करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार के लिए इंडिया अमेरिका के साथ, इंडिया जापान के साथ, इंडिया चाइना के साथ, इंडिया अन्य राष्ट्रों के साथ अगर संपर्क साधने के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा कहते हैं। देखें विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा जो है विभिन्न वर्गों के द्वारा अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं, जिसमें भाषा विभिन्न रूप में होती है। जैसे व्यापारियों की भाषा अलग होती है, विद्यार्थियों की भाषा अलग होती है, धार्मिक संस्थाओं की भाषा अलग होती है। इनकी भाषाओं में क्या होते हैं, शब्द बहुत सारे फर्क होते हैं, तो उसे हम विशिष्ट भाषा कहते हैं। नेक्स्ट मातृभाषा। मातृभाषा मीन्स जिस भाषा में हम जन्म लेते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा को हम माँ से समझते हैं, माँ हमको समझाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उसे मातृभाषा। जैसे हमारी कन्नड़ क्या है, हमारी मातृभाषा है। नेक्स्ट अंगिक भाषा। अंगिक भाषा मीन्स बॉडी लैंग्वेज। अंगिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों को, भावों को क्या करता है, और भी ज़्यादा वाणी देकर उसे प्रयोग करता है। जैसे आँख से, मुख से, नाक से, हाथ हिलाकर हम अपनी भाषाओं को क्या करते हैं, गुस्सा प्रकट करना हो तो आँख से ऐसे घुर्रा के देखते हैं, है ना, और किसी को इशारा करना हो तो आँख से ऐसे हम आँख मार के इशारा करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर अंगिक भाषाएं भी प्रयोग में होती हैं। वाचिक भाषा। वाचिक भाषा मीन जो बोलने में, समझने में सरल रूप से हमारे सामने उपस्थित होती है, उसे हम वाचिक भाषा कहते हैं, क्योंकि इस भाषा में हम अपने विचारों को बहुत ही सरल बात कर सकते हैं। जैसे समझिए घर में भी हम कन्नड़ बात करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाती है, वाचिक भाषा। लेकिन किताबों में एक भाषा होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, साहित्यिक भाषा। वो भी कन्नड़ी है किताबों में, और जो घर में हम बात करते हैं वो भी कन्नड़ी है, लेकिन इस दोनों में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट यांत्रिक भाषा। मतलब यांत्रिक भाषा मतलब यंत्रों के द्वारा आविष्कार करने के मनुष्य उसे प्रयोग करता है, जिससे यांत्रिक भाषा। जैसे कंप्यूटर की अपनी अलग ही भाषा है। कंप्यूटर में अगर हम टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप नहीं करते, हम कंप्यूटरी भाषा में टाइप करते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होकर हमको क्या मिलता है, अंग्रेजी या हिंदी, कन्नड़ में भाषा हमको देखने के लिए मिलता है, तो उनकी भाषा अलग होती है, कोड भाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिखित भाषा। लिपि मतलब जिसका लिपि हो और लिखित रूप से अभिव्यक्ति हो, उसे हम लिपि भाषा कहते हैं। देखिए इस लिखित भाषा में बहुत सारी लिपियां हमको देखने के लिए मिलती हैं, जो अगले पीरियड में हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी लिपि हैं। जैसे खरोष्ठी लिपि हो गई, और बहुत सारी लिपियां हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। उन सारी लिपियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। तो हमने कितने भाषाओं को रूप देखा, यहाँ पर 16 भाषाएं। तो आपको भी यह प्रश्न आएगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के अन्य प्रचलित रूपों का विवरण दीजिए, या भाषा के बारे में लिखिए, तो इन सबको लिखना है। धन्यवाद।